ये हम लोगों का ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 2 और आखिरी लेक्चर भी है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का। आज हम लोग डिस्कस करेंगे दो बातें। एक डिस्कस करेंगे हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स काउंट कैसे करने हैं, पहचानना हम सीख चुके हैं। और उसके बाद इजेड कैसे पहचानते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में। ठीक, शुरू करते हैं। देखो, इसमें पहले कुछ आप केस समझ लो। हम लोगों ने जब स्ट्रक्चरल पढ़ा था तो मैंने बताया था कि स्ट्रक्चरल आइसोमर में कोई ट्रिक नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है जो तुमने लगाया और तुमको मालूम चले कितने स्ट्रक्चर बन जाएंगे। बट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म निकालते समय ट्रिक है, फॉर्मूला है, जो काफी हद तक आप आसानी से अप्लाई करके बता सकते हैं कि कोई कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनाएगा। ठीक, देखो पहला केस क्या है इसमें। केस 1, सबसे पहले ये देखो कि अगर केवल एक डबल बॉन्ड क्वालिफाई कर रहा है, केवल एक डबल बॉन्ड क्वालिफाई कर रहा है, उसमें कोई फॉर्मूला मत लगाना, सीधा कह देना कि एक सिस बनेगा एक ट्रांस बनेगा, यानी केवल दो ज्योमेट्री बनेगी। बात सुन लो, अगर केवल एक डबल बॉन्ड क्वालिफाई करेगा, केवल दो ज्योमेट्री बनाएगा। दिक्कत तब आती है जब एक से ज्यादा डबल बॉन्ड क्वालिफाई करता है, 2 3 4 5 ज्यादा डबल बॉन्ड अगर क्वालिफाई कर रहे हैं ज्योमेट्री बनाने के लिए, तो फिर आपको फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। अब ध्यान से देखो, आपको कोई ना कोई मॉलिक्यूल दिया होगा। आप सबसे पहले ये देख लेना कि उसमें कितने डबल बॉन्ड क्वालिफाई कर रहे हैं। मैंने ये नहीं कहा कितने डबल बॉन्ड हैं, मैं बात कर रहा हूं कितने डबल बॉन्ड क्वालिफाई कर रहे हैं उस कंडीशन को जो हमने पढ़ी थी ज्योमेट्रिकल में। जितने डबल बॉन्ड क्वालिफाई करें उनको पहले आप काउंट कर लो और उनको आप नंबर लिख लो, एन कह दो उनको आप, एन। एन इज द नंबर ऑफ डबल बॉन्ड विच शो जीआई, विच क्वालिफाई द कंडीशन फॉर जीआई। ठीक है, ये कर लिया आपने। अब आपको क्या करना है, जो पहला वाला डबल बॉन्ड क्वालिफाई किया है, पहला डबल बॉन्ड, उसका जो कार्बन है उस पर देखो क्या लगा है, वो उसका एंड माना जाएगा। तो उस कार्बन पे एक एच लगा है और एक R1 ग्रुप लगा है, तो ये इसका एक एंड हो गया। ऐसे ही जो लास्ट वाला डबल बॉन्ड है उसके कार्बन पे एक एच लगा है और एक क्या लगा है, R2 ग्रुप लगा है, तो ये इसका एंड हो गया। अब ये बताओ कि क्या इनके एंड्स एक जैसे हैं? कहोगे इनके एंड एक जैसे नहीं है। तो जब इनके एंड एक जैसे नहीं है तो फिर कंडीशन ये लगेगी कि व्हेन R1 इज नॉट इक्वल टू R2, यानी व्हेन एंड्स आर नॉट सेम, फॉर्मूला इज 2 की पावर n। फॉर्मूला इज 2 की पावर n। वहां n चाहे इवन हो चाहे ऑड हो, यहाँ पे n की वैल्यू चाहे 2 4 6 2 4 6 आए या n की वैल्यू ऑड आए, यानी कि 3 5 7 ऐसा आए, n कुछ भी आए, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने बनेंगे, 2 की पावर n बनेंगे। ये था पहला केस। अब आते हैं दूसरे केस पे। मैं एग्जांपल दे रहा हूं अभी, दूसरा केस देखते हैं। दूसरा केस है व्हेन R1 इज इक्वल्स टू R2। व्हेन R1 इज इक्वल्स टू R2, यानी जब एंड्स एक जैसे हों, जब एंड्स एक जैसे हों। ये R1 R2 हम क्या कह रहे हैं, बल्कि ये R1 R2 हम लोग एंड्स कह रहे हैं, एंड्स। तो अगर एंड्स सेम हैं तो आपको ये चेक करना पड़ेगा कि डबल बॉन्ड जो क्वालिफाई कर रहे हैं वो इवन है कि ऑड है। ठीक, अगर एंड्स एक जैसे नहीं हैं तो चाहे इवन हो चाहे ऑड हो, फॉर्मूला है 2 की पावर n। लेकिन अगर एंड्स एक जैसे हैं तो इवन के लिए फॉर्मूला अलग होगा, ऑड के लिए अलग होगा। मैं समझा रहा हूं, ध्यान से सुनो। अगर एंड्स सेम हैं तो जनरल फॉर्मूला पहले इसको रट लो कि 2 की पावर n माइनस वन, वेयर n इज नोन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड क्वालिफाइड, प्लस 2 की पावर p माइनस वन, 2 की पावर n माइनस वन प्लस 2 की पावर p माइनस वन, वेयर p इज n by 2 when n is even। जब नंबर और डबल बॉन्ड क्वालिफाई जो कर रहे हैं वो अगर 2 हो 4 हो 6 हो, तो वहां p की वैल्यू क्या लेंगे आप, n by 2। और जब n ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड क्वालिफाई कर रहे हो, 3 डबल बॉन्ड क्वालिफाई कर रहा है, 5 डबल बॉन्ड क्वालिफाई कर रहा है, ऑड नंबर डबल बॉन्ड क्वालिफाई कर रहा है, तो वहां p की वैल्यू आप लेंगे n+1/2। तो आपको तीन फॉर्मूले मैंने बताए। एक फॉर्मूला आपने पढ़ा 2 की पावर n, ये कब लगाना है, जब एंड्स सेम ना हो। और एक फॉर्मूला आपने पढ़ा ये 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर n/2-1, ये हमने p की वैल्यू ली है n-2। ये फॉर्मूला तब लगाएंगे जब n की वैल्यू इवन आएगी। ठीक, और एक फॉर्मूला हो जाएगा 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर
n+1/2 -1। यहाँ पे n+1 डिवाइड बाई 2 क्या है, p की वैल्यू है। यानी p की वैल्यू इवन वाले केस के लिए अलग है, ऑड वाले केस के लिए अलग है। मैं इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करूं अगर इवन वाले के लिए, तो ये 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर n-2/2 ये बन जाएगा, है ना। ये 2 एलसीएम लेके 2 n-2/2 बन जाएगा। और ये जो था ऑड के लिए फॉर्मूला थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहा हूं मैं, ये 2 की पावर n-1, ये है 2 की पावर n-1 प्लस प्लस 2 की पावर, अब यहाँ पे जब तुम एलसीएम लोगे 2, तो ये हो जाएगा n-1 डिवाइड बाई 2। तो अंतर क्या है, इवन वाले में ये 2 की पावर n-2/2 है, और यहाँ है n-1/2। यानी ऑड वाले में n-1/2 और इवन वाले में n-2/2। अब मैं इनको अप्लाई करा के दिखाता हूं। मैंने आपको 3 फॉर्मूले बताए हैं और 3 केस बताए हैं, ठीक। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए आगे देखते हैं। ये आपके सामने पहला केस है। सोच के देखो अपने आप कि इसमें कितने जीआई बन सकते हैं। बोलोगे पहले हम डबल बॉन्ड कितने क्वालिफाई कर रहे हैं वो देखेंगे। तो डबल बॉन्ड हो और उस पे दोनों कार्बन पे अलग अलग चीजें लगी हो, तो हाँ ये पहला वाला भी क्वालिफाई कर रहा है, ये दूसरा वाला डबल बॉन्ड भी क्वालिफाई कर रहा है। क्वालिफाई करने का मतलब कि कार्बन पे दोनों चीजें डिफरेंट डिफरेंट लगी हैं, और तीसरा भी क्वालिफाई कर रहा है। तो 3 डबल बॉन्ड क्वालिफाई कर रहे हैं। अब आ जाओ एंड क्या है। बोलोगे पहले वाले डबल बॉन्ड का जो कार्बन है उसको छोड़ दें अगर, तो एक तो H लगा है और एक CH3 ग्रुप लगा है, तो ये इसका एंड हो गया एक। और जो लास्ट वाला डबल बॉन्ड क्वालिफाई कर रहा है उसके कार्बन को छोड़ दें अगर, तो उस पर एक H लगा है और एक इथाइल ग्रुप लगा है, इथाइल ग्रुप लगा है, ठीक। तो बोलोगे ये लेफ्ट वाले पे मिथाइल ग्रुप है, राइट वाले पे इथाइल है, दोनों ग्रुप्स डिफरेंट हैं, यानी एंड्स डिफरेंट हैं। तो ये कौन सा केस बना भाई, बोलोगे एंड्स डिफरेंट वाला केस बना। एंड्स डिफरेंट वाला केस तो बहुत इजी है, 2 की पावर n लगाते हो, यहाँ पे n की वैल्यू क्या आ रही है, बोलोगे 3 डबल बॉन्ड क्वालिफाई कर रहे हैं, n की वैल्यू 3 आ रही है, तो नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर आ गया 2 की पावर 3 यानी 8। तो ये जो आपको मॉलिक्यूल दिया हुआ है सामने, ये डिफरेंट टाइप ऑफ ज्योमेट्रिकल कितने बनाएगा, बोलोगे 8 डिफरेंट टाइप ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर बना सकता है। अगला केस देखो, स्क्रीन पे अगला केस है आपके, इसमें देखो 1, 2 और 3 डबल बॉन्ड क्वालिफाई कर रहे हैं, बिल्कुल 3 डबल बॉन्ड क्वालिफाई कर रहे हैं, ज्योमेट्री के लिए क्वालिफाई कर रहे हैं। एंड्स अगर देखें तो लेफ्ट एंड और राइट एंड दोनों मिथाइल मिथाइल एंड्स सेम है भाई। तो यानी ये जो केस बना ये क्या बना, एंड्स सेम हैं। अब एंड्स सेम है तो आपको सोचना पड़ेगा कि वो इवन है कि ऑड है। एंड्स डिफरेंट होंगे तो आपको नहीं सोचना पड़ेगा, बट अगर एंड सेम है तो सोचना पड़ेगा कि इवन है कि ऑड है। बोलोगे इसमें भी 3 क्वालिफाई कर रहे हैं, इसका मतलब ये जो केस बना ये ऑड वाला बना। ऑड वाला फॉर्मूले में आपको क्या समझाया गया था, बोलोगे 2 की पावर n-1, ये तो रहता ही है। बाकी जो दूसरा इसमें कंपोनेंट ऐड होता है वो है 2 की पावर n-1/2, ऑड वाले केस में। तो ये आंसर कितना आ जाएगा, सॉल्व कर लो, n की वैल्यू रख दो यहाँ पे। तो 2 की पावर 3-1 और प्लस 2 की पावर 3-1/2, तो ये 3-1 2 हो जाएगा, 2 की पावर 2 4 बनेगा, और 3-1 2 और 2/2 1 हो जाएगा, तो 2 की पावर 1, यानी ये 4 + 2 यानी 6 आ जाएगा आंसर। तो इसका आंसर आ गया 6। अब आप देखो दोनों क्वेश्चन में सिमिलैरिटी ये थी कि दोनों क्वेश्चन में 3 डबल बॉन्ड क्वालिफाई कर रहे थे, दोनों क्वेश्चन में 3 डबल बॉन्ड क्वालिफाई कर रहे थे। बट अगर हम ज्योमेट्री गिनेंगे, अब बना गिनने में तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा, तो ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे हम। पहले वाले में एंड्स डिफरेंट था, इसीलिए उसमें 8 टाइप की ज्योमेट्रीज बनेंगी, और दूसरे वाले में एंड सेम था तो यहाँ पे उससे थोड़ी सी कम बन रही है। तो ये 2 इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इन द फॉलोइंग। बताओ तो जरा। बोलोगे कि डबल बॉन्ड देखो कौन कौन क्वालिफाई कर रहा है, ये पहला वाला क्वालिफाई कर रहा है ना, दूसरा वाला क्वालिफाई कर रहा है, तीसरा वाला क्वालिफाई कर रहा है डबल बॉन्ड। अब देखो जो स्टूडेंट लास्ट लेक्चर अटेंड नहीं किए हैं उनको तो स्ट्रगल करना पड़ेगा आज। मैं जो कह रहा हूँ अरबी में, जो तुम्हें समझा रहा हूँ कि डबल बॉन्ड कौन क्वालिफाई कर रहा है, वो अरबी आपको मेरा प्रीवियस लेक्चर देखने के बाद समझ में आएगी, ठीक। तो उसको देख लेना अगर नहीं देखे हो तो ये डबल बॉन्ड 3 क्वालिफाई कर रहे हैं, ठीक है। एंड्स देखो, अब बोलो लेफ्ट वाला एंड जो है वो मिथाइल है,
और राइट वाला जो एंड है वो बेंजीन रिंग यानी फिनाइल ग्रुप है। तो बोले तो डिफरेंट एंड वाला केस बन गया। तो पहले आप केस तो पहचानो कि कौन सा केस बन रहा है, डिफरेंट एंड वाला केस बन रहा है। बोले तो बहुत इजी है, 2 की पावर n आंसर देते हैं, बस सीधा सीधा है। तो यहाँ पे 3 क्वालिफाई किए डबल बॉन्ड, 2 की पावर 3 यानी 8 आंसर आ जाएगा। मैंने आपके सामने 4 मॉलिक्यूल लिखे हुए हैं, स्क्रीन पे आ रहे होंगे आपके। आप कृपया करके उन सभी मॉलिक्यूल्स में जीआई निकालने की कोशिश करिए। मैंने वीडियो पॉज कर दिया। देखिए, जैसे पहला वाला केस है, पहले वाले केस में अगर आप ध्यान से देखो तो जो पहला डबल बॉन्ड है उसके टर्मिनल कार्बन पे 2 H एज्यूम करोगे ना आप, 2 H, तो यानी ये डबल बॉन्ड तो क्वालिफाई नहीं करेगा ना फिर, क्योंकि वो दोनों H सेम हो गए ना। और जो दूसरा डबल बॉन्ड है उसका जो एंड है, कार्बन जो एंड है, उस पर भी तो दोनों H बाकी एज्यूम करोगे आप। भाई लाइन से 2 बॉन्ड दिखाए गए ग्रीन कलर के, तो बाकी दोनों जो बॉन्ड मानेंगे वो तो H मानेंगे ना। तो कहने का मतलब ये कि 2 हमने यहाँ पे H इमेजिन किए, वो और दोनों सेम हो गए, वो डिफरेंट होने चाहिए थे वो ग्रुप्स। यानी 2 डबल बॉन्ड थे लेकिन दोनों डबल बॉन्ड क्वालिफाई नहीं किए। इसका मतलब पहला स्ट्रक्चर जो है वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं शो करेगा। ठीक, अगला। अगला, बोले अगले में अगर देखें तो पहला डबल बॉन्ड जो है उसमें एक तो मिथाइल लगा है और एक H इमेजिन कर सकते हो ना भाई। लाइन से जब मॉलिक्यूल को शो करते हैं तो एच नहीं इमेजिन करते उसमें, मतलब शो नहीं करते हैं, बट आप सोच सकते हो वहां पे। तो इस कार्बन पे, फर्स्ट कार्बन पे डबल बॉन्ड वाले एक मिथाइल और एक H है, कंडीशन क्वालिफाई कर रहा है, अलग अलग है। हाँ, और जो दूसरा वाला डबल बॉन्ड है उसका अगर हम एंड देखें तो उस पे एक इथाइल ग्रुप लगा है, इथाइल 2 कार्बन का, और एक आपको H इमेजिन करना पड़ेगा। तो इथाइल और H अलग है, यानी वो भी क्वालिफाई कर रहा है। दोनों डबल बॉन्ड पे आप समझ सकते हैं कि कंडीशन क्वालिफाई कर रही है। अब आपको केस समझना पड़े कौन सा केस है। बोलोगे पहले डबल बॉन्ड का जो एंड माना जाएगा वो केवल 1 कार्बन का मिथाइल माना जाएगा, दूसरे डबल बॉन्ड का जो एंड माना जाएगा वो 2 कार्बन का इथाइल माना जाएगा। डिफरेंट एंड वाला केस है ये। तो ये डिफरेंट एंड वाला केस हो गया, यानी 2 की पावर n, और n यहाँ पे 2 हैं, 2 डबल बॉन्ड क्वालिफाई किए हैं, तो यहाँ पे 4 GI बनेंगे। हो गया, 4 GI बनेंगे। थर्ड केस देखो जल्दी से, दोनों डबल बॉन्ड आप इंडिविजुअली देख सकते हो क्वालिफाई कर रहे हैं। सी डबल बॉन्ड सी, देखो यहाँ मिथाइल और H लगा, Cl लगा है ना। और ये वाला टर्मिनल भी देखोगे तो यहाँ पे एक H इमेजिन कर सकते हो ना भाई, H और ये बड़ा सा ग्रुप अलग है ना। तो ये दोनों डबल बॉन्ड क्या है, क्वालिफाई कर रहे हैं, आप इमेजिन कर सकते हैं दोनों डबल बॉन्ड क्वालिफाई कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि अगर दोनों क्वालिफाई कर रहे हैं तो केस कौन सा बना। बोलोगे आप एंड पे ध्यान दो, पहले डबल बॉन्ड का जो कार्बन है उससे क्या लगा है। बोलोगे एक तो Cl लगा है और एक मिथाइल लगा है, जो भी लगा है हम उसको पूरे को एंड मानेंगे। Cl भी है मिथाइल भी है, तो Cl मिथाइल मिलके एक एंड हो गया। और जो दूसरा डबल बॉन्ड है उस पर क्या लगा है, लास्ट में, लास्ट कार्बन पे क्या लगा है, उस डबल बॉन्ड के लास्ट कार्बन पे क्या लगा है। बोले वहां भी Cl और मिथाइल लगा है, यानी इस मॉलिक्यूल के दोनों एंड्स सेम माने जाएंगे। यानी ये कौन सा केस बना, बोलोगे ये केस बना सेम एंड्स। और सेम एंड्स में फिर इवन ऑड देखना पड़ता है। तो बोलोगे यहाँ 2 डबल बॉन्ड क्वालिफाई किए हैं, यानी ये इवन वाला केस है। और इवन वाला फॉर्मूला क्या बनेगा, 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर n-2/2। देखो अगर इवन है तो वो जो सेकंड फैक्टर ऐड होता है ना, जो सेकंड फैक्टर ऐड होता है वो 2 की पावर n-2/2 है, और ऑड होने पे वो n-1/2 हो जाता है। इतना ही अंतर है बस। तो आप उम्मीद है यहाँ पे n की वैल्यू 2 रख के सॉल्व कर लेंगे। तो 2 की पावर 2 - 1 यानी 2 की पावर 1 बचेगा, और सेकंड फैक्टर में 2 - 2 0 हो जाएगा, तो 2 की पावर 0 बचेगा। किसी की पावर 0 रखने का मतलब है 1, तो अल्टीमेटली आंसर आ गया 3। भाई 2 की पावर 1, यहाँ पे 2 की पावर 0 को 1 ले लोगे ना आप, किसी नंबर का पावर 0 जो है 1 होता है। तो इसमें कितने जीआई बने भाई, 3 GI बने। लास्ट केस देखो, दोनों डबल बॉन्ड क्वालिफाई कर रहे हैं, आप देख सकते हैं, मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा उसमें। Cl और मिथाइल अलग है Br मिथाइल से, दोनों एंड्स अलग हैं, डिफरेंट एंड वाला केस बन गया। 2 की पावर n से आंसर देंगे, 2 की पावर 2 आंसर हो जाएगा 4 GI। तो उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आपको बताने हैं, आपके स्क्रीन पे कुछ मैंने एग्जांपल्स दिए हैं वीडियो, चलिए चेक करते हैं। पहले वाले में अगर आप चेक करोगे
तो फर्स्ट डबल बॉन्ड क्वालिफाई नहीं कर रहा है, क्योंकि फर्स्ट डबल बॉन्ड का जो पहला कार्बन है उस पे मिथाइल ग्रुप लगे हैं, दोनों मिथाइल ग्रुप लगे हैं, वो दोनों सेम हैं, तो पहला डबल बॉन्ड क्वालिफाई नहीं कर रहा है। सेकंड डबल बॉन्ड भी क्वालिफाई नहीं कर रहा है, क्योंकि उसका जो टर्मिनल कार्बन है उस पे 2 H लगे हुए हैं, सेम है, नहीं क्वालिफाई कर रहा है। यानी इसमें कोई जीआई नहीं बनेगा, 0 जीआई, सीधा सीधा। नेक्स्ट, इसमें पहला डबल बॉन्ड इस बार क्वालिफाई कर रहा है, क्योंकि उसके कार्बन पे मिथाइल ग्रुप लगा है, वो दोनों आपस में अलग है। और दूसरे कार्बन पे इमेजिन करोगे तो एक H इमेजिन कर लो और एक बड़ा सा ग्रुप इमेजिन कर लो कि लगा है, यानी पहला डबल बॉन्ड क्वालिफाई कर रहा है, ठीक है। सेकंड डबल बॉन्ड लेकिन नहीं कर रहा है, क्यों? इसमें जो टर्मिनल कार्बन है उसके पास 2 H सेम हो गए, यानी ये क्वालिफाई नहीं कर रहा है। इस पूरे मॉलिक्यूल में एक डबल बॉन्ड क्वालिफाई किया। मैंने बोला जब एक डबल बॉन्ड क्वालिफाई करेगा तो सीधा आंसर दे देना 2GI, कोई फॉर्मूला मत लगाना। नेक्स्ट, में पहला डबल बॉन्ड क्वालिफाई नहीं किया, मिथाइल मिथाइल होने की वजह से, है ना, नहीं क्वालिफाई किया। दूसरा वाला किया क्वालिफाई, क्योंकि वहां पे अगर तुम टर्मिनल कार्बन पे देखो तो एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, साथ में एक H भी तो इमेजिन करोगे ना, तो वो दोनों अलग हुए ना। और जो सेकंड कार्बन है उसका, उस पर भी एक H इमेजिन करके आप देख सकते हो कि H और ये बड़ा सा ग्रुप अलग है, यानी डबल बॉन्ड क्वालिफाई कर गया दूसरा वाला। तो वैसे तो इसमें 2 डबल बॉन्ड थे, लेकिन क्वालिफाई केवल एक किया, केवल एक। और मैंने बोला जब एक क्वालिफाई करेगा तो सीधा आंसर दे देना कि उसमें टोटल 2 जीआई बनेंगे, कोई फॉर्मूला मत लगाना। नेक्स्ट, इसमें अगर हम पहले डबल बॉन्ड की बात करें तो क्वालिफाई कर रहा है, मिथाइल लगा हुआ है, H लगा हुआ है। दूसरे पे अगर देखें तो H और ये बड़ा सा ग्रुप लगा हुआ है, यानी क्वालिफाई कर रहा है। अगला वाला अगर देखें तो वहां पे भी एक H लगा है कार्बन पे और एक बड़ा सा ग्रुप लगा है लेफ्ट वाला, और नेक्स्ट कार्बन पे भी एक H इमेजिन करोगे और एक बड़ा सा ग्रुप इमेजिन करोगे, तो बोलोगे ये दूसरा वाला भी क्वालिफाई कर रहा है, 2 डबल बॉन्ड क्वालिफाई कर गए। तीसरा वाला, उसके टर्मिनल कार्बन पे 2 H आप इमेजिन करोगे 4 बॉन्ड सेटिस्फाई करने के लिए, और वो क्वालिफाई नहीं किया। तो वैसे तो इसमें 3 डबल बॉन्ड थे, बट क्वालिफाई कितने किए? 2। अब आप इसमें देखो एंड्स कैसे हैं इसके, तो बोलोगे देखो पहला जो डबल बॉन्ड था उसका कार्बन में ऐसे देखो, रेड डॉट लगा रहा हूं उस पे, पहला कार्बन डबल बॉन्ड का रेड डॉट, क्या है उसका एंड? बोलोगे मीथाइल है उसका एंड। और जो लास्ट वाला कार्बन जो क्वालिफाई किया है, ध्यान देना, तो बोलोगे कि ये मैं डॉट से दिखा रहा हूं, रेड डॉट जो क्वालिफाई किया है। हम जो एंड्स देखते हैं वो लास्ट क्वालिफाइड कार्बन के एंड्स देखते हैं और फर्स्ट क्वालिफाइड कार्बन के एंड देखते हैं। तो लास्ट क्वालिफाइड कार्बन को भी मैंने रेड डॉट से दिखा दिया। अब भैया उसका एंड ये पूरा माना जाएगा ना, ये पूरा विनाइल ग्रुप है। जानते हो ना ग्रुप क्या कहलाता है? विनाइल ग्रुप। कौन सा? CH डबल बॉन्ड CH2, ये विनाइल ग्रुप कहलाता है। तो पहला मिथाइल और ये विनाइल, बोलोगे डिफरेंट है, इसका मतलब ये तो डिफरेंट एंड वाला केस बन गया। तो 2 की पावर n यानी 2 की पावर 2 यानी 4GI बनेंगे। मेन है केस, पहचानो आप इसमें। लास्ट अगर देखें तो उसमें तीनों डबल बॉन्ड क्वालिफाई कर रहे हैं, आप चेक कर सकते हैं। पहले वाले का जो एंड है वो मिथाइल है, लास्ट वाले का एंड भी मिथाइल है। बोल गए ये तो सेम एंड हो गया, ये तो सेम एंड हो गया। और n क्वालिफाई किए 3, 3 यानी ऑड। तो फॉर्मूला बनेगा 2 की पावर n-1 एंड 2 की पावर n-1/2 ऑड के लिए। ये हम काउंट कर रहे हैं टोटल ज्योमेट्री जो उसमें बनेगी। तो n की वैल्यू 3 रख दो, सॉल्व कर लो, तो 3-1 प्लस 2 की पावर 3-1/2। तो 3-1 ये हो गया 2 की पावर 2, और 3-1 2, और 2/2 यानी 1। तो ये 6 आ गया इसमें, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आगे देखते हैं। आपके स्क्रीन पे मैंने आप 3 क्वेश्चंस दिए हैं और मुझे इसमें बताओ नंबर ऑफ जीआई, इन तीनों में कितने जीआई बनेंगे? नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने बनेंगे, इन तीनों में बताना है। पहले अपना दिमाग देखिए, नंबर ऑफ जीआई, सुनो ध्यान से। अब तक जो क्वेश्चन हमने पीछे पढ़े उसमें हमने बड़ी आसानी से 3 केसेस में एक में फिट किया, उसको आंसर दे दिया। कभी कभी हमें दिमाग भी लगाना पड़ता है, मतलब हर बार आप किसी फॉर्मूला के भरोसे नहीं रह सकते, कभी कभी दिमाग लगाना पड़ता है।
तो यहाँ पे आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा और ये समझना पड़ेगा कि आखिर ज्योमेट्री होती क्या है। पीछे तो आपने बड़ा मैथमेटिकली तरीके से ज्योमेट्री बता दी, बिना ये जाने कि वो 8 बना रहा है तो वो 8 कैसे बनाएगा, हमने उस बात की जहमत नहीं उठाई। बट यहाँ हमें थोड़ा देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। सुनते जाओ। देखो, जैसे एक डबल बॉन्ड की तुम कंडीशन क्वालिफाई कराते हो, बात को सुनना। एक डबल बॉन्ड की कंडीशन क्वालिफाई कराते हो, बिल्कुल तुम्हें पिछली क्लास में पढ़ाया गया है कि रिंग में भी कंडीशन क्वालिफाई करती है। तो एक डबल बॉन्ड जैसे काउंट करते हो, वैसे ही रिंग की एक कंडीशन भी वैसे ही काउंट करोगे। डबल बॉन्ड एक क्वालिफाई कर रहा है और रिंग एक क्वालिफाई कर रही है, तो जैसे तुम कहते हो कि डबल बॉन्ड में 2 जीआई बनते हैं, वैसे ही रिंग में भी 2 जीआई बनेंगे। ठीक, मैं बना के दिखाता हूं। जैसे पहले वाले में, पहले बताओ क्वालिफाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो कहोगे कि पहला कार्बन जो है, देखो उसमें एक CH3 ग्रुप लगा है और एक क्या लगा है, H। दूसरे वाले में CH3 लगा है और एक क्या लगा है, H। तो यहाँ डबल बॉन्ड नहीं है, लेकिन रिंग के रेस्पेक्ट में वो क्वालिफाई कर रहा है ना। रिंग में हमने क्या पढ़ा था कि कम से कम 2 ऐसे एटम्स हों, जो देखो मैंने रेड डॉट से दिखाया है दोनों एटम्स को। तो ऐसे एटम्स हों जिस पर चीजें अलग लगी हों। बोलोगे हाँ लगी हैं अलग, एक H है एक मिथाइल है, अलग हुआ ना। दूसरे पर भी एक H है एक मिथाइल है, वो आपस में अलग हुआ कि नहीं हुआ। तो कहोगे कि हाँ बिल्कुल, डबल बॉन्ड अपने इन दोनों पॉइंट्स के चलते क्वालिफाई, सॉरी नॉट डबल बॉन्ड, रिंग इस दोनों पॉइंट्स के चलते क्वालिफाई कर रहा है कंडीशन। और जब आप इसे गिनेंगे तो इसको एक डबल बॉन्ड के इक्विवेलेंट मानते हुए आंसर देंगे कि केवल 2 जीआई बनेगा, एक सिस और एक ट्रांस। और आप उसे बना सकते हो, जो मैंने अभी ड्रॉ किया है जिसमें एच एच एक तरफ रखा है, इसको हम सिस मान सकते हैं। और दूसरा वाला ट्रांस आप ड्रॉ कर सकते हो ऑपोजिट करते हुए, एक एच को नीचे ले जाओ आप। सेकंड केस में ध्यान से देखो, इसमें तो बोलोगे सर इसमें तो 3 कार्बन पर कंडीशन क्वालिफाई हो गई। देखो जो पहला कार्बन है वहां भी मिथाइल और एक एच लगा है, दूसरे कार्बन पे भी मिथाइल और एक एच लगा है, हाँ तीसरे कार्बन पे भी एक मिथाइल और एक एच लगा है। बोलोगे इसमें तो 3 कार्बन ऐसे हैं जिसमें डिफरेंट ग्रुप्स हैं, तो जीआई बनाएगा जरूर, ये हमें पता है। बट वो जीआई बनेंगे कितने, ये कैसे मालूम करें। ध्यान से सुनो। रिंग को, ध्यान सुनो, रिंग को एक तुम प्लेन की तरह मानो, जिसके 2 फेस होंगे, रिंग के 2 फेस होंगे। ठीक, फेस के सामने आता हुआ बॉन्ड हम वेज बॉन्ड से शो करते हैं, ऐसा बॉन्ड बनाते हैं, ऐसे वेज शेप का बॉन्ड बनाते हैं, ये सामने आता हुआ बॉन्ड होता है। और डैश बॉन्ड बनाते हैं उस फेस के अंदर जाता हुआ। ठीक, तो रिंग पर कार्बन जो है, रिंग का कार्बन, वहां अगर 2 ग्रुप लगे हैं, तो उन ग्रुप को आप ऐसे सोच सकते हो कि एक ग्रुप रिंग के बाहर वाले फेस पे है, एक ग्रुप रिंग के अंदर वाले फेस पे है। तो यहाँ पे हम रिंग के फेस के रेस्पेक्ट में बात करेंगे कि कितने बाहर की तरफ हैं, कितने अंदर की तरफ हैं, कौन बाहर है कौन अंदर है, इस रेस्पेक्ट में बात करेंगे। ठीक, और थर्ड एग्जांपल भी ऐसे डील करेंगे हम कि फ्लोरीन लगा है और साथ में H है, ब्रोमीन लगा है साथ में H है, क्लोरीन लगा है साथ में H है। तो तीनों जो कार्बन है रिंग के, उन पे 2 2 अलग ग्रुप लगे हैं। तो हम कैसे सोचेंगे, बोलोगे रिंग का जो 2 फेस है, हम सोचेंगे कि कितने ग्रुप एक जैसे एक फेस पे हैं, कौन अपोजिट फेस पे है, और इसमें कितने कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं। तो मैं बना के दिखा रहा हूं, सुनते जाओ। ये आपके सामने कॉम्बिनेशंस तैयार हो गए। देखो, पहले वाले में तो केवल 2 कार्बन क्वालिफाई कर रहे थे, है ना। तो वहां पर मैंने क्या किया, मिथाइल को ये ब्लू वाले से मैंने बनाया है वेज बॉन्ड, बाहर आता हुआ बॉन्ड। तो मिथाइल मिथाइल में बाहर दिखा रहा हूँ, एच एच में अंदर दिखा रहा हूँ, और इसे मैं सिस कह सकता हूँ। दूसरे वाले में मैंने एक मिथाइल को बाहर वाले बॉन्ड पे दिखा दिया और दूसरे को अंदर वाले बॉन्ड पे दिखा दिया, इसको मैं ट्रांस कह सकता हूँ। तो ये तुम अंदर बाहर, यानी रिंग के एक फेस पे, रिंग के अपोजिट फेस पे, उसको मैं अंदर बाहर कह रहा हूँ कि दोनों मिथाइल बाहर बाहर हैं और यहाँ दोनों मिथाइल अपोजिट हो गए। उस रेस्पेक्ट में ज्योमेट्री चेंज हुई ना। तो यानी इसने कितनी ज्योमेट्री बनाई, 2। अब आ जाओ दूसरे क्वेश्चन पे। इसमें देखो ध्यान से, मैंने तीनों मिथाइल को एक फेस पे लिया, बाहर वाले फेस पे, वेज बॉन्ड पे दिखा दिया मैंने तीनों को, यानी ये तीनों बाहर आते हुए इमेजिन कर सकते हो। अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा सर आप तीनों को बाहर बनाए हो, हम तीनों को अंदर बना देते हैं। तो तुमने तीनों मिथाइल को डैश पे बना के अंदर बना दिया। ठीक, अब एक बात सुनो, ये जो मैंने बनाया है तीनों को बाहर और जो आपने बनाया है तीनों को अंदर, ये एक्चुअली एक जैसा है।
ये एक जैसा है, क्योंकि क्योंकि इसको ऐसे सोचो कि तीनों मिथाइल एक फेस पे हैं, चाहे वो बाहर वाले फेस पे हो चाहे वो अंदर वाले फेस पे हो, तीनों मिथाइल सेम फेस पे हैं। इसीलिए ये दोनों जो स्ट्रक्चर्स हैं, ये दोनों में से कोई एक ही काउंट कर सकते हो आप। क्लियर हो गया? ये दोनों स्ट्रक्चर्स एक जैसे हैं एकदम, चाहे उनको तीनों को बाहर मानो चाहे तीनों को अंदर मानो, तो कोई एक ही काउंट कर पाओगे इसमें से। बोलोगे ठीक है, और क्या पॉसिबिलिटी है? तो और पॉसिबिलिटी ये है, नेटवर्क फेल हो गया था भाई, फिर से आ गए नेटवर्क में। ठीक है, देखो तो आप बाहर मान लो, बाहर वाले फेस पे, और एक को आप अंदर मान लो। ठीक, तो मैंने दो मिथाइल को बाहर माना, एक मिथाइल को अंदर माना। ठीक, अब तुम्हारे दिमाग में यहाँ ये आ सकता है कि सर हम क्या है कि दो मिथाइल को अंदर मानना चाहते हैं और एक को बाहर मानना चाहते हैं, तो क्या आपने जो बनाया और हमने जो बनाया इसमें अंतर है? तो इसको सुनो, ये तीनों मिथाइल एकदम अगल बगल वाले हैं, एकदम अगल बगल वाले हैं तीनों मिथाइल। कोई भी दो एडजेसेंट मिथाइल को एक फेस पे ले रहे हो, चाहे बाहर चाहे अंदर, कोई भी दो मिथाइल को एक फेस पे ले रहे हो और एक मिथाइल को अपोजिट फेस पे ले रहे हो, तो ये दोनों जो आपने बनाए हैं ये एक जैसे माने जाएंगे। क्योंकि इन दोनों का लॉजिक ये है कि दो मिथाइल को एक फेस पे लिया गया, एक मिथाइल को दूसरे फेस पे लिया गया, चाहे किसी को बाहर ले चाहे किसी को अंदर ले, इससे नहीं मतलब है। मतलब ये है कि उनका जो ओरिएंटेशन है वो कैसा है। तो बोलोगे सर इसमें तो केवल दो ही जीआई बन पाया, बिल्कुल दो जीआई बन पाया। कौन कौन सा? बोलोगे तीनों मिथाइल को आप सेम फेस पे ले लें, एक ये जीआई, और दूसरा बोलोगे अड़ोसी पड़ोसी कोई दो मिथाइल एक फेस पे लेके तीसरे वाले को अपोजिट फेस पे ले लें, तो ये मिला दूसरा। तो इसमें केवल दो जीआई बन पाए। ठीक, अब आते हैं थर्ड वाले पे। थर्ड वाले में थोड़े ज्यादा जीआई बनेंगे, क्योंकि उसमें ग्रुप्स अलग अलग हैं। ग्रुप्स अलग अलग हैं, तो एक दूसरे के रेस्पेक्ट में वो अलग अलग ओरिएंटेशन शो करेंगे। सुनते जाओ, लॉजिक ये है कि सभी पे दो दो फ्लोरीन और एच है, बीआर और एच है, सीएल और एच है। ठीक, लेकिन मैं कैसे बात कर रहा हूं उसको समझो लॉजिकली। मैं ये कह रहा हूं कि फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन ये तीनों ग्रुप हैं, इनके ओरिएंटेशन को चेंज करना है और हमको चेक करना है कितनी तरीके से हम चेंज कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया कि फ्लोरीन क्लोरीन और ब्रोमीन को एक फेस पे रखा, एक फेस पे रखा, चाहे मैं बाहर वाले फेस पे रखूं चाहे तीनों को मैं अंदर वाले फेस पे रखूं, वो एक जैसा होगा। तो बोलोगे ये एक आप बना दिए तीनों को एक फेस पे लेके। अगला वाला क्या बनाए आप? बोलोगे इस बार हमने जुगलबंदी कर दी, क्लोरीन और फ्लोरीन की जोड़ी बनाकर एक फेस पे रख लिया, चाहे अंदर चाहे बाहर, और ब्रोमीन को दूसरे फेस से भगा दिया। तो ये बन गया सेकंड ऑप्शन। और फिर हमने फ्लोरीन और ब्रोमीन की जोड़ी बना दी, हमने फ्लोरीन ब्रोमीन को एक फेस पे रखा, क्लोरीन को रखा दूसरे फेस पे, तो ये एक पॉसिबिलिटी बन गई। और एक पॉसिबिलिटी जुगलबंदी बन गई, क्लोरीन ब्रोमीन की एक फेस पे और फ्लोरीन अपोजिट। मतलब आप इसमें उनके रिलेटिव ओरिएंटेशंस में चेंजेस पा रहे हो, और आपने ये चेंजेस चार तरीके से कर दिया इस बार। पांचवा नहीं बन पाएगा, अगर आप पांचवा बनाओगे कहीं, वो इन्हीं में से किसी से पक्का मैच करेगा, पक्का किसी से मैच करेगा। यानी यहाँ पे कितने जीआई बन पाए? 4। तो आपने देखा यहाँ पे हमने कोई फॉर्मूला नहीं लगाया, यहाँ पे हमने कॉन्सेप्ट को लगाया। कॉन्सेप्ट ये कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर का मतलब होता है डबल बॉन्ड या रिंग के दोनों फेस के रेस्पेक्ट में सोचना कि कौन सी चीजें एक फेस पे हैं, कौन चीजें अपोजिट फेस पे हैं, और उसमें कितने कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं, ये सोचना जीआई ज्योमेट्रिकल आइसोमर को सोचने जैसा है। ठीक, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके सामने ये चार ऑप्शंस हैं, इन चारों में बताओ कितने कितने जीआई बनेंगे। पहले अपना दिमाग लगाओ, मैंने सोचने के लिए पूरे 1.5 मिनट दिया आपको। पहला केस, हमको इसमें पहला डबल बॉन्ड दिखा, हमने देखा कि उसके टर्मिनल कार्बन पे दोनों एच एक जैसे हैं, यानी हम डबल बॉन्ड से निराश हो गए, ये ज्योमेट्रिकली क्वालिफाई नहीं किया। हमने नीचे वाले डबल बॉन्ड को देखा, उसका भी टर्मिनल कार्बन जो है उस पर दो एच होगा, बोलोगे तो सेम होगा, यानी ये भी क्वालिफाई नहीं किया। भैया दो डबल बॉन्ड थे, दोनों क्वालिफाई नहीं किए। लेकिन रिंग के रेस्पेक्ट में भी सोचना सिखाया था मैंने कि रिंग है, बिल्कुल है। रिंग में दो एटम जो कि मैं रेड डॉट से बना रहा हूं, उन दोनों एटम्स को देखो,
तुमको लग रहा होगा कि उन दोनों एटम्स में चीजें लगी हैं अलग अलग। ऊपर वाले पे देखो, एक तो विनाइल ग्रुप दिखाई दे रहा है और एक एच भी तो इमेजिन करोगे, 3 बॉन्ड है तो चौथा वाला एच इमेजिन करोगे, और नीचे वाले में भी वैसे ही करोगे। तो बोलोगे हाँ, उन दोनों डॉट्स पे, उन दोनों कार्बन पे चीजें अलग लगी हैं, यानी रिंग के रेस्पेक्ट में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो गई। सवाल ये है कि रिंग के 2 एटम क्वालिफाई किए केवल, और मैंने कहा रिंग के अगर 2 एटम क्वालिफाई करते हैं, इट इज इक्विवेलेंट टू 1 डबल बॉन्ड, यानी वहां केवल 2 जीआई बन सकता है, एक सिस और एक ट्रांस। कहने का मतलब इन दोनों एच को एक फेस पे ले लो, एक जीआई बना, और एक फेस, दोनों एच को अपोजिट फेस पे कर दो, दूसरा जीआई बना। तीसरा नहीं बना पाओगे इसमें। तो यहाँ कितने जीआई बने? 2। अगला देखो, डबल बॉन्ड जो पहला वाला है वो क्वालिफाई कर रहा है, उस पर देखो CH3 लगा है और एक H लगा है, और दूसरे वाले कार्बन पे जो है वहां भी एक H और एक बड़ा सा ग्रुप लगा है। तो ये डबल बॉन्ड क्वालिफाई किया, बिल्कुल किया। जो लास्ट वाला डबल बॉन्ड है वो भी क्वालिफाई कर रहा है, वहां मिथाइल लगा है और साथ में एक H भी लगा हुआ है, देखो ये भी क्वालिफाई कर रहा है, ठीक। और अब आते हैं रिंग पर। दोनों डबल बॉन्ड क्वालिफाई कर रहे हैं, रिंग कर रही है क्वालिफाई क्या? बोले कि देखो रिंग का मतलब यहाँ पे ये होता है कि रिंग में चाहे अगल बगल वाले एटम पे, चाहे दूर किसी एटम पे वो कंडीशन क्वालिफाई हो रही हो जिसमें 2 ग्रुप्स अलग लगे हों। तो ये जो मैंने रेड डॉट से दिखाया है कार्बन, उस पर देखो 2 ग्रुप अलग लगे हैं, एक एच भी तो है ना, और ये एक रेड डॉट हो गया। बोलोगे कि रिंग में भी 2 कार्बन एटम्स ऐसे निकले जिसके रेस्पेक्ट में जीआई बनेगा, और 2 ही एटम निकले, यानी कि इट इज इक्विवेलेंट टू 1 डबल बॉन्ड एज फार एज नंबर ऑफ जीआई आर कंसर्न, ठीक। तो यानी ये भी क्वालिफाई कर गया। तो अब यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड और एक रिंग क्वालिफाई कर गई है, तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे अब हमको एंड चेक करना चाहिए। बोलोगे कि पहला वाला जो डबल बॉन्ड क्वालिफाई किया था उसका एंड है मिथाइल, और जो लास्ट वाला डबल बॉन्ड क्वालिफाई किया है उसका भी एंड है मिथाइल। बोलोगे तो सेम एंड हो गया, यानी ये केस कौन सा बना? बोलोगे केस बना सेम एंड्स वाला। अब सेम एंड्स वाले में हम क्या करेंगे? बोलोगे या तो हम चेक करेंगे इवन है कि ऑड है। बोलोगे 3 डबल बॉन्ड क्वालिफाई किए हैं, यानी एन की वैल्यू ऑड आ रही है, और ऑड का फॉर्मूला था 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर n-1/2। एन की वैल्यू 3 पुट कर दो, तो ये एन की वैल्यू 3 पुट करोगे तो ये आंसर आ जाएगा 6। तो इसमें 6 जीआई पॉसिबल हैं टोटल। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। इसमें ऊपर वाला जो डबल बॉन्ड है उसके कार्बन पे देखो, टर्मिनल कार्बन पे 2 एच लगे हैं, एक जैसे हैं, डबल बॉन्ड क्वालिफाई नहीं किया। नीचे वाला डबल बॉन्ड क्वालिफाई कर रहा है क्योंकि उसके पास एक मिथाइल और एक एच भी है, और दूसरे एंड पे भी ऐसा ही कुछ कहानी है कि एच और एक बड़ा सा ग्रुप दिखाई दे रहा है, तो डबल बॉन्ड नीचे वाला क्वालिफाई कर रहा है, जीआई के लिए क्वालिफाई कर रहा है। रिंग कर रही है क्या क्वालिफाई? रिंग कर रही है क्या क्वालिफाई? आंसर है बिल्कुल कर रही है। रिंग के ये दोनों एटम्स जिनको मैं रेड डॉट से दिखा रहा हूं, उस पर देख लो, 2-2 अलग अलग ग्रुप्स लगे हैं, यानी कि रिंग भी क्वालिफाई कर गई। तो भैया इसमें कितनी चीजें क्वालिफाई की? बोलोगे एक डबल बॉन्ड स्ट्रिक्टली क्वालिफाई कर गया, और एक रिंग क्वालिफाई कर गई। तो रिंग के भी दोनों एटम्स को हम एक डबल बॉन्ड की इक्विवेलेंट मानते हैं गिनती करते समय। तो यहाँ n की वैल्यू को हम 2 लेंगे, n की वैल्यू को हम 2 लेंगे, और एंड्स चेक करेंगे। तो बोलोगे यहाँ एंड सेम नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि एक जो डबल बॉन्ड क्वालिफाई किया है उसका एंड है मिथाइल, और जो दूसरा वाला क्वालिफाई किया वो डबल बॉन्ड नहीं है, वो रिंग है, और उसका एंड मिथाइल तो नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे जो केस बनेगा वो बनेगा डिफरेंट एंड्स वाला, यानी 2 की पावर n, यानी 2 की पावर 2, यानी 4 जीआई यहाँ पॉसिबल है। अब आते हैं लास्ट केस पे। लास्ट केस में भी देखो तो पहला डबल बॉन्ड भी क्वालिफाई कर रहा है, आप चेक कर सकते हैं कंडीशन, दूसरा डबल बॉन्ड भी क्वालिफाई कर रहा है, कंडीशन चेक कर लो, और रिंग भी क्वालिफाई कर रही है, और रिंग में 2 एटम क्वालिफाई कर रहे हैं, यानी इट इज इक्विवेलेंट टू 1 डबल बॉन्ड। तो यहाँ पे 3 चीजें क्वालिफाई कर गई, 2 डबल बॉन्ड और एक रिंग। एन की वैल्यू हो गई 3, एन की वैल्यू हो गई 3। सवाल ये है कि इसके एंड्स को मैं सेम लूं कि डिफरेंट एंड्स लूं? तो पहले वाला हमेशा पहला और आखिरी देखते हैं एंड्स लिखते समय। पहला वाला कार्बन का एंड है मिथाइल। जो दूसरा वाला कार्बन है उसका जो एंड है वो है इथाइल। मिथाइल इथाइल, डिफरेंट है ना भाई? तो बोलोगे हाँ ये डिफरेंट एंड वाला केस बना,
तो ये भी डिफरेंट एंड वाला केस बना, यानी 2 की पावर n यानी 2 की पावर 3, यानी इसका आंसर आ जाएगा 8 GI। तो इस तरीके से आप काउंटिंग कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। इसमें आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन है लेफ्ट साइड में, ये कितने GI बनाएगा। वैसे इसका आंसर यहाँ पे गलती से पहले से आ चुका है, तो उसको डिस्कस कर लेते हैं डायरेक्टली। देखो, तो इसमें हमको दिखाई दे रहा है कि इस रिंग में 3 ऐसे एटम्स हैं जहां मिथाइल H, मिथाइल H, मिथाइल H, यानी डिफरेंट 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 एटम्स ग्रुप्स लगे हैं। मैं 3 रेड डॉट्स बना रहा हूं, वो तीनों रेड डॉट्स उन कार्बन को शो कर रहे हैं रिंग पर जो GI के लिए कंडीशन क्वालिफाई कर रहा है। लेकिन जब इस तरह के क्वेश्चंस हो ना, रिंग में जब दो से ज्यादा एटम्स पे कंडीशन क्वालिफाई हो रही हो, तो वहां पे फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, वहां दिमाग लगाएंगे। क्या दिमाग? कि रिंग के दो फेस हैं, और फेस के रेस्पेक्ट में सोचेंगे कि कौन अंदर है कौन बाहर है। तो सुनो, मिथाइल मिथाइल मिथाइल, मैं तीनों मिथाइल को एक फेस पे ले लेता हूं, चाहे बाहर वाले फेस पे ले लूं चाहे अंदर वाले फेस पे ले लूं। तो मैंने तीनों मिथाइल को किसी एक फेस पे लिया, मैंने बाहर लिया, तुम चाहे अंदर बना लो, तीनों को बात एक ही रहेगी। तो ये बना एक GI, बना एक GI। अच्छा, दूसरा, बोले दूसरे में ऐसा करते हैं कि दो मिथाइल को एक फेस पे लेते हैं और एक को अपोजिट लेते हैं, ऐसा कर देते हैं। तो बोले कि कौन से मिथाइल को एक फेस पे लोगे आप? तो दिमाग में आ रहा है कि जो जस्ट अड़ोसी पड़ोसी हैं, जो जस्ट एडजेसेंट हैं, उनको आप एक फेस पे ले लो, और जो तीसरा पड़ोसी है उसको आप अपोजिट फेस पे ले लो। तो ये एक बना, है ना, दो पड़ोसी एक तरफ एक अपोजिट, तो ये बना। फिर एक दिमाग में आ रहा है कि जो जस्ट एडजेसेंट हैं उनको एक फेस पे ना लेकर जो दूर वाले हैं उनको एक फेस पे लिया जाए, चाहे बाहर चाहे अंदर, एक फेस पे लिया जाए, सेम फेस पे, और जो बीच वाला मिथाइल है उसको अपोजिट फेस पे लिया जाए। यानी हम यहाँ पे कुल मिला के 3 GI सोच सके। आप चौथा GI अगर इसमें सोचोगे, वो इन्हीं तीनों में से किसी से मैच करेगा पक्का। तो इसमें आप कितने GI बना पाए? 3 GI। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको थोड़ा सा पेशेंस रखते हुए सोचना है, और ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा कि जो बहुत ही और बड़ा रिंग बना दे और 4-5 ग्रुप लगा दे। जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ वो आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है, उसको ही ठीक से समझो और सुनो। जैसे मैं इसको समझा रहा हूँ, देखो, मैं समझा रहा हूँ कि आपके दिमाग में क्या क्या आएगा। जैसे मैंने कहा ना, ये कि मिथाइल मिथाइल मिथाइल, मैंने तीनों को बाहर वाले फेस पे लिया और मैंने इसको एक GI कहा। आप कहोगे कि नहीं सर, हम तो तीनों मिथाइल को अंदर अंदर और अंदर रखेंगे, और हम तो ये अलग बना दिए आपसे। बिल्कुल नहीं बना दिए। लॉजिक ये है कि चाहे मिथाइल बाहर हो चाहे अंदर हो, एक फेस पे है, यानी ये दोनों स्ट्रक्चर इक्विवेलेंट हैं, दोनों अलग अलग काउंट नहीं होंगे, ये दोनों में से कोई एक काउंट करो आप। ऐसे ही ये जो स्ट्रक्चर है जिसमें कि दूर वाले पड़ोसी एक फेस पे थे, मैंने बाहर वाले फेस पे दोनों को दिखाया और बीच वाले को अंदर दिखाया। आपने क्या किया? जो दूर वाले हैं उनको अंदर दिखा दिया और बीच वाले को बाहर दिखा दिया। तो जो मैंने बनाया वो स्ट्रक्चर यही तो है। कहने का मतलब कि जो दूर वाले पड़ोसी हैं वो किसी एक फेस पे रखो और बीच वाले को अपोजिट रखो, ये दोनों एक जैसे माने जाएंगे। दोनों में से कोई एक ही काउंट होगा। आई बात समझ में? कोई एक काउंट होगा दोनों में से। और अब आते हैं थर्ड स्ट्रक्चर, जिसमें दो एडजेसेंट को मैंने सेम फेस पे लिया था और जो दूर वाला था उन सबसे, उसको मैंने अपोजिट फेस पे लिया था। तो ये तीसरा स्ट्रक्चर मैंने बनाया था। आप इमेजिन करो, आप दो और स्ट्रक्चर अपने दिमाग में बिठाए हो। क्या है? देखो ध्यान से। आपने ऐसा बना दिया, आपने नीचे वाले दोनों एडजेसेंट को एक फेस पे रखा और ऊपर वाले को आपने अंदर रख दिया। तो जो मैंने थर्ड स्ट्रक्चर बनाया था ना, ये बिल्कुल उसके इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर है, यानी दो एडजेसेंट एक फेस पे और एक जो बच गया वो अपोजिट फेस पे, बिल्कुल वही स्ट्रक्चर है। या आप अगर ऐसा कह दो कि सर हम ना नीचे वाले इन दोनों मिथाइल को अंदर बनाना चाहते हैं और ऊपर वाले को बाहर, और हमने कुछ नया बना दिया, तो नहीं, ये जो थर्ड वाला केस था मेरा, ये वही है कि दो अगल बगल वाले एक फेस पे और जो बच गया वो अपोजिट फेस पे। अल्टीमेटली आप केवल यहाँ पे 3 GI बना सके। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो तो आगे बढ़े।
सर जब रिंग के साथ मेरा एल्कीन भी आएगा उस समय मुझे फार्मूला लगाना है। रिंग के साथ अगर एल्कीन आएगा तो थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, दिमाग और फॉर्मूले में से अगर जो तुम ठीक से लगा सको। मैं एग्जांपल करके दिखा देता हूँ, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले। चलो, आपके स्क्रीन पे 3 क्वेश्चंस हैं, आप इन तीनों क्वेश्चन का आंसर दो, तो फिर मुझसे जो डाउट पूछा गया है मैं उसका आंसर दूं। पहले मेरे 3 क्वेश्चन का आंसर दो आप। चलिए चेक कर रहे हैं, सुनते जाओ। एटलीस्ट हाउ मेनी कार्बन एटम शुड बी प्रेजेंट इन एनी मॉलिक्यूल कहा है। पॉइंट ये था इन एनी मॉलिक्यूल, यानी वो चाहे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हो चाहे इनऑर्गेनिक हो, कम से कम पूछा था हमसे। मैं आपके सामने एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूं, बताओ उसमें कितने कार्बन है, और वो ज्योमेट्री शो करेगा कि नहीं करेगा। N2H2, इसका स्ट्रक्चर है N, डबल बॉन्ड N, फिर एक हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन है, और दोनों N पे लोन पेयर्स हैं। ये बोलोगे कि सर इसमें N डबल बॉन्ड N है, बिल्कुल है, और N पे H और लोन पेयर दोनों अलग हैं, और इस पे भी N और H और लोन पेयर अलग हैं, मतलब कंडीशन क्वालिफाई कर रहा है, जीआई बनाएगा। ठीक है, ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल नहीं है, ये इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। बट हमको तो कहा था किसी भी मॉलिक्यूल में, यानी कि इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में इस तरह की ज्योमेट्री पॉसिबल हो सकती है बिना कार्बन के। तो पहले का आंसर है 0, पहले का आंसर है 0। यानी किसी भी ऑर्गेनिक किसी भी मॉलिक्यूल में अगर पूछेगा कि कम से कम कितने कार्बन हो कि ज्योमेट्री पॉसिबल हो, तो बोला किसी भी मॉलिक्यूल में पूछा है, यानी कि ये तो कहा नहीं कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ही होना चाहिए कि कार्बन लेना कंपल्शन हो जाए। तो ये मॉलिक्यूल आपके सामने है, इसमें कोई कार्बन नहीं है। चलिए अगला देखिए। एटलीस्ट हाउ मेनी कार्बन एटम शुड बी प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब यहां इन्होंने कह दिया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में बताओ, और किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कम से कम कितना कार्बन हो। तो भैया किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कम से कम एक कार्बन तो होना चाहिए ना। तो जैसे देखो ध्यान से, तुम्हें पता है कि एच सी डबल बॉन्ड ओ, ये फॉर्मल्डिहाइड होता है, ये पता है फॉर्मल्डिहाइड होता है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है ये, एक कार्बन का, ये फॉर्मल्डिहाइड है। मैं तुम लोगों को एक रिएक्शन कराऊंगा जिसमें, मतलब जब तुम लोग पढ़ोगे एल्डिहाइड कीटोन्स, तो मैं तुम्हें वहां पढ़ाऊंगा कि N2Z ये अमोनिया डेरिवेटिव होता है। इसमें अमोनिया का एक H हटा के हम कोई भी Z ग्रुप लगा देते हैं, और जब ये रिएक्शन कराते हैं ना एल्डिहाइड कीटोन के साथ, तो उसकी ट्रिक ये है कि एल्डिहाइड कीटोन का O गायब कर दोगे और H2 गायब कर दोगे। क्यों कर दोगे वो सब हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म में, यहाँ ट्रिक बता रहा हूँ केवल। O का गायब कर देना और H2 गायब करके N को डायरेक्ट जोड़ दोगे, तो ये ऐसा बन जाएगा H H C डबल बॉन्ड N Z, और ये N पे लोन पेयर, ऐसा बन जाएगा। तो इस तरह की रिएक्शन होती है, ठीक। तो मैं ऐसे ही रिएक्शन करा के एक मॉलिक्यूल बनाया जिसमें मैंने कार्बन पर एक H रखा है और एक मिथाइल रखा है, और जब ये बॉन्ड बनाया N के साथ, डबल बॉन्ड N, और ये हो गया Z, और N पे एक लोन पेयर भी है। तो इस तरह की रिएक्शन से हम इस तरह का मॉलिक्यूल एक बनाए। भाई यहाँ पे कार्बन पे दोनों H H था, उसी में एक H के बदले एक मिथाइल ले सकता था मैं। तो मैंने जो मॉलिक्यूल अभी ड्रॉ किया है, जरा देख के बताओ कि इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा कि नहीं होगा। बोले बिल्कुल होगा। C डबल बॉन्ड N है, N पे लोन पेयर और एक कोई Z ग्रुप है, और C पे H और CH3 है। तो यहाँ पर कितना कार्बन है, 2 2। लेकिन अगर इस CH3 के बदले मैं कोई दूसरा ग्रुप ले लूं, एटम ले लूं, क्लोरीन ले लूं, मान लो क्लोरीन, तो बोलोगे तब तो क्यों, की कार्बन में काम चल जाएगा। इसका मतलब इसका आंसर होगा 1 कार्बन। यानी किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में एटलीस्ट कितना कार्बन हो कि वो ज्योमेट्री शो करे, उसका आंसर है 1 कार्बन। बाकी उसमें कोई भी दूसरे एटम लगेंगे तब भी ज्योमेट्री ऐसी बन जाएगी। क्लियर है। अब आते हैं तीसरे पे। एटलीस्ट हाउ मेनी कार्बन एटम शुड बी प्रेजेंट इन एन एल्कीन टू एग्जिबिट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। यहां पूछा है किसी एल्कीन में कितने कार्बन हो कम से कम कि वो शो करे ज्योमेट्रिकल। सुनते जाओ। सबसे छोटा एल्कीन होता है इथीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2। बोलोगे इसमें कोई कंडीशन है ही नहीं, तो ये तो नहीं शो करेगा। इससे बड़ा एल्कीन होता है प्रोपीन, 3 कार्बन का, ये CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। बोलोगे इसका डबल बॉन्ड भी क्वालिफाई नहीं कर रहा, दोनों H सेम है इसलिए। इससे बड़ा होगा ब्यूट 1 और ब्यूट 2, 4 कार्बन का। तो मैं उसको ब्यूट 2 फॉर्मेट में अगर लिखूं, 4 कार्बन का, ये 4 कार्बन का,
तो बोल गए हाँ ये तो बना देगा, इसमें सिस और ट्रांस पॉसिबल है, 2 GI पॉसिबल है, तो यहाँ पे कम से कम 4 कार्बन होंगे तब जाके एल्कीन में ज्योमेट्री बनेगी। और तुम लोगों में कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर देखो आप 2 डबल बॉन्ड ऐसे रख लेते, मतलब आप कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन ऐसे रख लेते, ये एल्कीन हो जाता, और फिर आप ऐसा करते कि यहाँ पे H और H लगा देते, और दूसरा वाला आप कुछ भी Cl और कुछ भी ऐसा लगा देते Cl जैसा, तो सर इसमें भी तो ज्योमेट्री बनेगी, है ना, ज्योमेट्री बनेगी, और यहाँ तो केवल 2 ही कार्बन है। बिल्कुल है, लेकिन क्या ये एल्कीन है? क्या ये एल्कीन है? आंसर है नहीं। एल्कीन यानी केवल कार्बन हाइड्रोजन हो और एक डबल बॉन्ड हो, वो होगा ना एल्कीन। ये थोड़ी ना है कि तुम उसका H हटा के कुछ और लगा दोगे और कह दोगे हाँ ये भी एल्कीन है। ये इस वक्त एल्कीन नहीं है, ये एक तरह का एल्काइल हैलाइड है। मतलब कार्बन कंटेंट पे अगर हेलोजन भी आके लग जाएगा तो फिर वो एक तरह का एल्काइल हैलाइड हो गया। यहाँ दो दो हैलाइड्स हैं, ये इसकी कैटेगरी हो जाएगी डाई हैलाइड, अलग कैटेगरी हो जाएगी। जैसे केवल कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं जब, केवल कार्बन हाइड्रोजन होते हैं जब, सब सिंगल बॉन्ड होते हैं जब, तो उसको एल्केन कहा जाता है, एल्केन। ठीक है, लेकिन एक भी हाइड्रोजन हटाकर जब हेलोजन लगा देते हो तो क्या उसको एल्केन कहते हो? नहीं, उसे कहते हैं एल्काइल हैलाइड या हेलो एल्केन, एल्काइल हैलाइड कहते हैं। तो हमारा क्वेश्चन था कि भाई एल्कीन में बताओ केवल आप, तो आप केवल एल्कीन सोचो। आपने इथीन सोचा, ज्योमेट्री नहीं बनी। आपने प्रोपीन सोचा, ज्योमेट्री नहीं बनी। आपने ब्यूटुइन सोचा, ज्योमेट्री बनी। तो कम से कम 4 कार्बन होने चाहिए। तो ये हो गया मेरे क्वेश्चंस का आंसर। अब डाउट का आंसर दे रहा हूं। मुझसे अभी एक डाउट पूछा गया था कि सर रिंग के साथ अगर डबल बॉन्ड भी होंगे तो फिर कैसे क्या करना है? तो देखो, डबल बॉन्ड को भी सोचना है क्वालिफाई कर रहा है कि नहीं, रिंग को भी सोचना है, और अगर कोई एक ही चीज क्वालिफाई कर पा रही है तो बड़ा आंसर इजी है, 2 आंसर दे देना। अगर एक से ज्यादा क्वालिफाई कर रही है तो एक डबल बॉन्ड को जैसे गिनते हो ना 1 करके, वैसे ही अगर रिंग एक क्वालिफाई कर रही है तो उसको भी एक डबल बॉन्ड तरह गिनते हो। और ध्यान से देखना है कि किसको गिने किसको ना गिने। मैंने 3 क्वेश्चन इसीलिए फ्रेम किया आपके लिए, ध्यान से देखो। जैसे पहला वाला जो क्वेश्चन मैंने फ्रेम किया है उसमें 3 डबल बॉन्ड दिखाए हैं मैंने। आप देखो जो ऊपर वाला डबल बॉन्ड है वो क्वालिफाई कर रहा है, क्योंकि उसमें कार्बन कंटेंट के साथ साथ H लगे हुए हैं 2 ठो, तो ये क्वालिफाई कर रहा है। ठीक, नीचे वाला डबल बॉन्ड क्वालिफाई नहीं कर रहा है क्योंकि उसके टर्मिनल कार्बन पे आप 2 H इमेजिन कर सकते हैं, और वो नहीं कर रहा है क्वालिफाई। और तुम्हें समझाया था मैंने, वो डबल बॉन्ड जब साइक्लोएल्कीन का पार्ट हो जाता है तो साइक्लोएल्कीन में कम से कम 8 कार्बन होने चाहिए। इसका मतलब ये जो डबल बॉन्ड अंदर लगा हुआ है रिंग के अंदर, ये क्वालिफाई नहीं कर पा रहा है। साइक्लोएल्कीन वाली कंडीशन प्रीवियस लेक्चर में पढ़ लेना ठीक से। तो यहाँ पे पहले मैंने देखा कि भैया 3 डबल बॉन्ड थे और 3 में से केवल ऊपर वाला क्वालिफाई कर पाया। अब तुम कहोगे सर आप इसमें रिंग के लिए क्यों नहीं बात कर रहे हो? क्योंकि रिंग के लिए बात हम तब करते हैं जब रिंग के एटम्स पे 2 डिफरेंट चीजें लगी हों। यानी कि रिंग के एटम पे ए लगा है, बी लगा है, 2 चीजें लगी हैं, 2 चीजें लगी हैं, तब बात करते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली रिंग पे यहाँ पे डबल बॉन्ड है भाई, और जहां डबल बॉन्ड लग गया वहां पे रिंग के उस एटम को देखो, क्या वहां तुमको एच नजर आ रहा है? नहीं नजर आ रहा है। तो जब नहीं नजर आ रहा है एच, तो क्या करोगे? आप इसमें डबल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में सोचोगे ना कि रिंग के रेस्पेक्ट में सोचोगे। ये सारी बातें मैंने पिछली क्लास में बताई थी कि रिंग के रेस्पेक्ट में कैसे सोचना है, डबल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में कैसे सोचना है। ठीक, तो यहाँ पे आपने 3 डबल बॉन्ड ऑब्जर्व किए लेकिन एक ही क्वालिफाई किया, इसका आंसर हो जाएगा 2GI। अब आते हैं सेकंड वाला जो मैंने केस बनाया है, ध्यान से देखो। बोले सर हमको इसमें क्या डबल बॉन्ड भी नजर आ रहा है और रिंग क्वालिफाई करती हुई दिख रही है, क्या करें? दोनों को कायदे से ऑब्जर्व करो। बोले रिंग क्यों क्वालिफाई करा रहे हो? बोले रिंग पे 2 ऐसे एटम्स हैं जहां मिथाइल लगा है और एच लगा है, मिथाइल लगा है और एच लगा है, यानी कि रिंग का ये वाला पार्ट क्वालिफाई कर गया। अब रिंग पे केवल 2 ही एटम क्वालिफाई किए, और मैं कई बार कह चुका हूं कि रिंग पे जब 2 एटम क्वालिफाई कर रहे हो उसको एक डबल बॉन्ड के इक्विवेलेंट मानना, यानी उसके लिए 1 डबल बॉन्ड एक गिन लेना कि हाँ चलो ये डबल बॉन्ड हो गया एक। दूसरा जो डबल बॉन्ड है अनफॉर्चुनेटली वो फ्री डबल बॉन्ड नहीं है, वो रिंग का पार्ट हो गया है, रिंग के अंदर वाला पार्ट। और अंदर वाला पार्ट यानी साइक्लोएल्कीन का पार्ट। और जानते हो साइक्लोएल्कीन में उस रिंग में कम से कम 8 कार्बन होते, बड़ी रिंग होती, तब ही वो जीआई शो कर पाता।
मतलब ये वाला डबल बॉन्ड साइक्लोहेक्सीन का होने की वजह से जीआई नहीं शो कर पाएगा। तो यहाँ पे मैंने देखा कि डबल बॉन्ड क्वालिफाई नहीं कर पाया इसका, क्योंकि साइक्लोहेक्सीन का पार्ट है वो, और लेकिन रिंग पार्ट क्वालिफाई कर गया। तो रिंग पार्ट क्वालिफाई कर गया तो वो केवल 2 जीआई बना पाएगा, बस खत्म हो गई कहानी है देखो इसकी। अब आ जाओ तीसरे क्वेश्चन पे। बोले तीसरे क्वेश्चन में रिंग वाला पार्ट क्वालिफाई कर रहा है, क्यों? क्योंकि उसमें दो ऐसे एटम्स हैं जिसमें मिथाइल ग्रुप और एच ग्रुप, मिथाइल ग्रुप और एच ग्रुप लगा है, ठीक। तो दो एटम्स क्वालिफाई कर गए रिंग के, और उस रेस्पेक्ट में 2 जीआई बन जाएगा, उस रेस्पेक्ट में 2 जीआई बन जाएगा। और रिंग में ही मैंने बड़ी रिंग ली है, ये साइक्लोडेकीन वाली रिंग है, उसमें भी डबल बॉन्ड है। लेकिन मैंने बताया था कि साइक्लो एल्कीन में अगर 8 से ज्यादा कार्बन हो गए तो वो सिस ट्रांस बना सकता है। मतलब ये जो डबल बॉन्ड देख रहे हो ना, ये क्वालिफाई करता है और ये सिस ट्रांस बनाता है। तो इसके रेस्पेक्ट में भी 2 बना, तो टोटल कितना बना? 4। 2 इसके रेस्पेक्ट में बना और 2 इसके रिंग के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ 4 जीआई बना। तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या है, थोड़ा दिमाग लगाना है। मतलब स्ट्रिक्टली आपको थोड़ा अनईजी फील होगा फॉर्मूला लगाने में, तो यहाँ थोड़ा आप दिमाग लगाओगे तो अनईजी नहीं फील होगा। बस सोचना ये है कि वो डबल बॉन्ड जो दिया है उसके रेस्पेक्ट में क्वालिफाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और रिंग जो दी है उसके रेस्पेक्ट में क्वालिफाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और कितने क्वालिफाई कर रहे हैं उस हिसाब से आप काउंटिंग करो। रिंग के 2 एटम अगर क्वालिफाई किए तो उसको एक डबल बॉन्ड की तरह ही गिनो। जैसे डबल बॉन्ड में कहते हो ना कि एक डबल बॉन्ड 2 जीआई बनाता है, तो वैसे ही एक रिंग 2 जीआई बनाती है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो बढ़ रहे हैं आगे। At least how many carbon atom should be present in a cycloalkane to exhibit geometrical isomerism? भैया यहाँ पे साइक्लोएल्केन दिया हुआ है, साइक्लोएल्केन में कम से कम कितने कार्बन हो, तो आप केवल साइक्लोएल्केन के बारे में सोचो, उसमें Cl OH फलाना ढिमाका ये सब मत लगाना। यानी सबसे छोटी रिंग साइक्लोप्रोपेन, नहीं बनेगा जीआई। उससे बड़ी उससे बड़ी ऐसा करते हैं कि 3 कार्बन की रिंग रखते हैं, एक कार्बन और लगा देते हैं, बोले इतने में भी काम नहीं चलेगा, जीआई नहीं बन पाएगा। और बोले साइक्लोप्रोपेन रिंग रखते हैं और 2 कार्बन और एक्स्ट्रा लगा देते हैं, अब जीआई बन जाएगा, क्योंकि वहां जब मिथाइल तुम लगाए हो वहां पे एच भी तो है। तो यानी कि आप देखो कि साइक्लो एल्केन में कम से कम कितने कार्बन हो, तो 3 कार्बन की तो कम से कम एटलीस्ट रिंग हो, और 2 उसमें कुछ और लगा हो एक्स्ट्रा कार्बन, तब जाकर वो जीआई शो करेगा। यानी ये जो मैंने बनाया है ना 3 कार्बन की रिंग और 2 कार्बन एक्स्ट्रा, ये एक्चुअली एक आइसोमर है, साइक्लोपेंटेन का चेन आइसोमर है। साइक्लोपेंटेन एक एल्केन है, 5 कार्बन का है, तो साइक्लोपेंटेन तो खैर नहीं शो कर पाएगा क्योंकि उसके तो सभी कार्बन पे 2-2 एच लगे हुए हैं। बट हाँ साइक्लोपेंटेन को थोड़ा सा हमने जब रिंग का साइज छोटा करके 3 कार्बन का कर दिया और 2 कार्बन को मिथाइल ग्रुप की तरह लगा दिया, तो बोलोगे वहां जीआई पॉसिबल है। तो कम से कम 5 कार्बन होंगे तो बना पाएगा जीआई। अगला, एटलीस्ट हाउ मेनी कार्बन एटम शुड बी प्रेजेंट इन अ साइक्लोएल्कीन टू एग्जिबिट ज्योमेट्रिकल, बोलोगे तो रटा हुआ फैक्ट है हमारा। साइक्लोएल्कीन में कम से कम कितने कार्बन हो कि वो ज्योमेट्री शो करे, कई बार पढ़ चुके हो। कम से कम, कम से कम कितने हो, तो बोलोगे 8 कार्बन हो या उससे ज्यादा हो, यानी साइक्लो ऑक्टीन शो कर देगा, अप टू साइक्लोहेप्टीन नहीं शो करेगा। साइक्लोप्रोपीन, साइक्लोब्यूटीन, साइक्लोपेंटीन, साइक्लोहेक्सीन, साइक्लोहेप्टीन नहीं शो करेगा। कम से कम 8 कार्बन हो, यानी कम से कम वो साइक्लो ऑक्टीन फॉर्मेट में हो, तब शो करेगा। कम से कम 8, ठीक। इसका भी ले लो स्क्रीनशॉट। आपके सामने फिर से एक क्वेश्चन है C4H8, और इसके बारे में कुछ बातें पूछी गई हैं। हाउ मेनी टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आर पॉसिबल, हाउ मेनी structural alkenes are possible, how many cycloalkanes are possible, how many total alkenes are possible, how many total isomers are possible। मैंने आपको 2 मिनट दिया, अपना अपना करो। चलो अब डिस्कस कर रहा हूं मैं, सुनते जाओ। मैंने जब तुम लोगों को वो डीयू वगैरह सब पढ़ाया था कि डीयू निकालो और फिर स्ट्रक्चर आइसोमर बना के दिखाओ, वो सब आप रिवाइज कर लेना। मैं फिलहाल सीधा आंसर दे रहा हूँ। C4H8 के जब आप एल्कीन्स ड्रॉ करोगे
तो एक तो 4 कार्बन का स्केलेटन लेकर ड्रॉ करोगे तो वहां पर आपको ब्यूट 1 इन मिलेगा, एक तो ये मिलेगा ब्यूट 1 इन, ठीक, और एक मिलेगा ब्यूट 2 इन, स्ट्रक्चर के हिसाब से ब्यूट 2 इन। लेकिन वो जो ब्यूट 2 इन है वो खुद, अब क्योंकि हमें ज्योमेट्री भी सोचनी है, तो वो जो ब्यूट 2 इन है वो सिस फॉर्मेट में भी बना सकते हो, हाँ, और वो जो ब्यूट 2 इन है वो ट्रांस फॉर्मेट में बना सकते हो, यानी उन दोनों की आइडेंटिटी अलग है, तो मुझे तो गिनना है ना इस वक्त, तो मैंने अलग बना दिया दोनों को। और एक और स्ट्रक्चर है, वो जो एक स्केलेटन और होगा 4 कार्बन का जिसमें 3 कार्बन की चेन होगी, उसमें आप एक डबल बॉन्ड एडजस्ट करेंगे तो ये एडजस्ट होगा। तो मतलब मैं 4 कार्बन के 2 स्केलेटन बना सकता हूँ, एक तो सीधा सीधा 4 कार्बन का, और एक 3 कार्बन का लेकर एक कार्बन साइड में लगा देना, ये 2 स्केलेटन बनते हैं। इससे मैंने डबल बॉन्ड एडजस्ट किए, और जहां पे डबल बॉन्ड क्वालिफाई कर गया मैंने ज्योमेट्री भी बना दी, तो आपके सामने 4 एल्कीन तैयार हो गए। एक है ब्यूट 1 इन पहला वाला, दूसरा है ब्यूट 2 इन सिस फॉर्मेट में, सिस आइसोमर, और है तीसरा वाला ब्यूट 2 इन ट्रांस, और जो सबसे लास्ट वाला है उसे हम नाम देंगे 2 मिथाइल प्रोपीन। चारों के चारों का फॉर्मूला है C4H8। पहले मैं पूरे बना लेता हूं फिर बता रहा हूं मैं आपको। अब आप साइक्लो एल्केन बनाओगे तो 4 कार्बन का साइक्लोब्यूटेन बना पाओगे, बन गया साइक्लोब्यूटेन। और रिंग छोटी करोगे तो साइक्लोप्रोपेन बन जाएगा, एक कार्बन बचेगा उसे कहीं भी लगा दो मिथाइल के फॉर्मेट में, तो बोलोगे कि ये तो दो ही बन पाया साइक्लो एल्केन, दो ही बन पाया। अब आओ आंसर पे, हाउ मैनी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आर देयर। जब ये स्ट्रक्चरल पूछेंगे ना तो उसमें तुम ज्योमेट्री अलग अलग मत गिन लेना, यानी सिस और ट्रांस को अलग अलग मत गिनना, उनको केवल एक ही जैसा गिनना, यानी ब्यूट 2 इन गिनना केवल। यानी स्ट्रक्चरल अगर ध्यान से देखें तो एक तो बनेगा इसमें स्ट्रक्चरल में ब्यूट 1 इन, ध्यान सुनते जाओ, ब्यूट 1 इन बना एक, एक बना स्ट्रक्चरल में ब्यूट 2 इन, एक बना इसमें 2 मिथाइल प्रोपीन, तीन ही बन पाए एल्कीन, स्ट्रक्चरल एल्कीन, और दो बन गए ये साइक्लो एल्केन, जिसमें एक है साइक्लोब्यूटेन और एक है मिथाइल साइक्लोप्रोपेन, मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। अब जरा बताओ कि मेरे को टोटल स्ट्रक्चर कितने बताने चाहिए, बोल के 3 स्ट्रक्चरल एल्कीन और 2 साइक्लो एल्कीन, यानी कुल मिला के आंसर है 5। इसका आंसर दूंगा मैं 5। हाउ मैनी स्ट्रक्चरल एल्कीन्स आर देयर। अब ध्यान से देखना, टोटल नहीं पूछा इन्होंने, स्ट्रक्चरल पूछा है, स्ट्रक्चरल। बोल के स्ट्रक्चरल एल्कीन तो 3 हैं, ब्यूट 1 इन, ब्यूट 2 इन और 2 मिथाइल प्रोपीन, तो आंसर है इसका 3। 3 स्ट्रक्चरल एल्कीन्स आर देयर। हाउ मेनी साइक्लो एल्केन्स आर देयर, बोलोगे दो ही तो हैं, एक साइक्लोब्यूटेन है और एक 2 मिथाइल साइक्लोप्रोपेन है, बोलोगे दो ही हैं, इसका आंसर 2। नाउ हाउ मेनी टोटल एल्कीन्स, अब ये जब टोटल पूछ रहा है तो वहां पे आप उसके ज्योमेट्रिकल भी गिनोगे, है ना। तो टोटल में तो आंसर ऐसा हो जाएगा कि एक ब्यूटीन गिनोगे और ब्यूट 2 इन की जगह एक के बदले दो गिनोगे, मतलब एक उसको सिस फॉर्म में गिन लोगे और एक क्या गिन लोगे, ट्रांस फॉर्म में, और एक लास्ट वाला गिन लोगे 2 मिथाइल प्रोपीन। ये नहीं बनाता जीआई तो मैं इसको एक ही गिनूंगा केवल। तो नेट जो टोटल एल्कीन बने वो तो 4 बन गए, वो तो 4 बन गए, एक बना ब्यूट 1 इन, एक बना सिस ब्यूट 2 इन, एक बना ट्रांस ब्यूट 2 इन और एक बना 2 मिथाइल प्रोपीन। तो इसका मैं आंसर 4 दूंगा। देखो स्ट्रक्चरल एल्कीन का आंसर मैंने 3 दिया, बट टोटल का मैं आंसर क्या दे रहा हूँ, 4। तो बस यहाँ छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं। हाउ मेनी टोटल आइसोमर्स आर पॉसिबल, जब टोटल स्ट्रक्चरल पूछा था तो मैंने आंसर 5 दिया था, बट टोटल आइसोमर पूछा है तो मुझे यहाँ ज्योमेट्री को कंसिडर करना पड़ेगा। क्या है ज्योमेट्री, तो बोलोगे ज्योमेट्री के हिसाब से तो देखो 4 एल्कीन बने, ज्योमेट्री के हिसाब से 4 एल्कीन बने, है ना। और जो साइक्लो एल्केन है उसमें तो खैर कहीं ज्योमेट्री दिख नहीं रही है, तो वो तो केवल दो ही काउंट होगा। तो इंक्लूडिंग ज्योमेट्री टोटल कितना काउंट हुआ, बोलोगे 4 एल्कीन और 2 साइक्लो एल्कीन, तो इसका आंसर 6 आएगा। बहुत छोटी छोटी बातें बताई, बट वो 2 का 3 और 3 का 4 जहां होता है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में गड़बड़ हो जाता है तो नंबर चले जाते हैं, ठीक। तो वो चीज आपको मैंने समझा दी कि स्ट्रक्चरल के साथ साथ ज्योमेट्री का भी ध्यान रखते हुए क्वेश्चन फ्रेम होता है। स्क्रीनशॉट ले लो तो फिर मैं अगला क्वेश्चन दूं आपको।
चलिए आपके स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन आ रहा है, इसको अब अपने आप देखिए। C5H10 भी आप देखोगे तो DU1 आएगा, 1 आएगा तो एल्कीन पॉसिबल है, साइक्लो एल्केन पॉसिबल है। अब मैं यहाँ पे आपको ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ इसके एल्कीन्स कौन कौन से हैं। तो एक तो इसका हो जाएगा पेंट 1 इन, CH3 CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये बना पेंट 1 इन। और फिर एक बनेगा इसमें पेंट 2 इन, लेकिन पेंट 2 इन जो है वो दो ज्योमेट्री में रहेगा, तो वो मैं आपको ज्योमेट्री बना के दिखा देता हूँ कि जो पेंट 2 इन जो बन रहा है वो सिस में भी है और ट्रांस में भी है। तो ये मैंने एक बना दिया पेंट 2 इन, सिस में बनाया है क्योंकि दोनों एच को मैं एक तरफ रखा हूं। और सामने मैं बना रहा हूं इसमें पेंट 2 इन, लेकिन ट्रांस में बना रहा हूं क्योंकि दोनों एच को मैं अपोजिट रख रहा हूं। ये दोनों एच को मैंने अपोजिट रखा, तो ये बन गया। हाँ, और 5 कार्बन के स्केलेटन पर एक बना था, फिर मैंने बनाया इसको 1 पे बनाया, फिर 2 पे बनाया, 2 में मैंने सिस और ट्रांस बना लिया। अब 4 पे आ जाओ। देखो मेरा कहने का ये मतलब है कि 5 कार्बन के स्केलेटन कौन कौन से होते हैं, 1 2 3 4 5। एक तो ये लंबी स्केलेटन हो गई, फिर एक कैसी होती है कि 1 2 3 4 और एक सेकेंडरी पोजीशन पे आप कार्बन लगा देते हो, तो ये एक स्केलेटन होती है। और एक और होती है ना, 1 2 3 4 और 5 नियो वाली स्केलेटन। तो 5 कार्बन की 3 स्केलेटन होती हैं। अब इसमें तुम डबल बॉन्ड एडजस्ट किए जा रहे हो, कहां कहां कर सकते हो उस हिसाब से। तो आपने एक पेंट 1 इन बनाया, फिर आपने एक पेंट 2 इन बनाया, लेकिन उसके दो स्ट्रक्चर्स आपको अलग अलग समझ में आ रहे हैं, सिस और ट्रांस। फिर आपने ये जो 4 कार्बन का स्केलेटन था उसमें देखो मैं कहां का कर रहा हूं इसको, 1 2 3 4 और ये हो गया 5। पहले वाले पे मैं डबल बॉन्ड दिखा दिया, फिर 1 2 3 4 और ये 5 दूसरे वाले पे डबल बॉन्ड दिखा दिया, फिर मैं 1 2 3 4 सबसे पहले वाले पे राइट साइड में दिखा दिया। ये 3 पॉसिबिलिटी यहां पर बनती है, ठीक। और आप यहाँ पे एच अपने आप एडजस्ट कर लो, वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए तो करते हैं, मतलब कार्बन पे 4 में से जितने कमी है वो एच डाल दोगे उसमें। आपने देखा यहाँ पे ये तीनों मैंने एल्कीन बनाए हैं ना, ये तीनों एल्कीन ज्योमेट्रिकली क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं। पहला वाला ऐसे नहीं कर रहा है क्योंकि उसके कार्बन पे 2 एच हैं, एक जैसे हैं, ठीक, इससे नहीं कर रहा है। और दूसरे वाले में वो जो डबल बॉन्ड है ना, वहां पे दोनों मिथाइल उसी पे लगे हुए हैं, दोनों मिथाइल लगे हैं, आप समझ सकते हैं। और तीसरे वाले में भी टर्मिनल पे 2 एच हैं। तो कहने का मतलब कि इन तीनों स्ट्रक्चर्स में ज्योमेट्री कहीं क्वालिफाई नहीं हुई। तो ये 3 अलग अलग स्ट्रक्चर्स काउंट हो गए, बट उनके अंदर ज्योमेट्री काउंट नहीं होगी। ये मैंने आपके सामने सारे एल्कीन ड्रॉ कर दिए हैं। अब जरा साइक्लो एल्केन भी देख लेते हैं, 5 कार्बन का। बोल गए एक तो आप साइक्लोपेंटेन बना लो पहले, फिर आप एक साइक्लो ब्यूटेन और एक मिथाइल लगा दो, है ना। इन दोनों में कोई ज्योमेट्री वगैरह पॉसिबल नहीं है, तो वो कोई लफड़ा नहीं है, वो तो बस अलग अलग स्ट्रक्चरल के फॉर्म में रहेंगे। अच्छा, इसके बाद आप साइक्लोप्रोपीन जब बनाओगे और एक ही कार्बन पे दोनों मिथाइल लगा दोगे, तो यहां भी ज्योमेट्री नहीं बनेगी, लेकिन हाँ ठीक है, साइक्लोएल्केन तो पॉसिबल है, तो स्ट्रक्चर तो मैं गिनूंगा ही ना इसको, ठीक है। फिर दिमाग में आ रहा है कि एक हम ऐसा कर सकते हैं कि साइक्लोप्रोपीन पे दोनों कार्बन को इथाइल के फॉर्म में लगा दो। बोले यहां भी ज्योमेट्री नहीं बनेगी, बट स्ट्रक्चर तो काउंट होगा, बिल्कुल होगा। और इसी में एक स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा कि अगल बगल वाले कार्बन पे मिथाइल लगा दो, 1 2 पे लगा दो, बोलोगे यहां ज्योमेट्री बन जाएगी। इसके दो फॉर्म्स होंगे, एक फॉर्म कौन सा होगा, सिस, और एक फॉर्म कौन सा होगा, ट्रांस। तो इसको हम लोग 2 बार काउंट करते हैं, एक बार सिस और एक बार ट्रांस। चलो अब हमारे सामने सारे आंसर्स हैं, आंसर देते हैं। पहला है हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आर पॉसिबल, स्ट्रक्चरल पूछा है। जब ये स्ट्रक्चरल पूछेंगे वहां पे सिस और ट्रांस को अलग अलग मत गिनना। तो कितने एल्कीन बने, बोल के एल्कीन में एक हमने गिना पेंट 1 इन, एक हम गिनेंगे पेंट 2 इन, उसमें सिस और ट्रांस अलग नहीं गिनेंगे, है ना। और ये 4 कार्बन के स्केलेटन पे हम गिन लेंगे 3। बोलोगे सर आप 3 कार्बन के स्केलेटन पे क्यों नहीं बनाए, तो उसका आंसर सुन लो क्यों नहीं बनाए। 3 कार्बन का जो स्केलेटन था जिसमें 2 कार्बन आप ऐसे दिखाओगे, उसमें डबल बॉन्ड कहीं भी ले जाओगे तो वो 4 कार्बन से, जो कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं उसके से ज्यादा बन गए, 5 बॉन्ड बन गए, और कार्बन 4 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बना सकता। यानी यहाँ पे 3 कार्बन के स्केलेटन पे एल्कीन नहीं बन पाया, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर मुझे 5 स्ट्रक्चरल एल्कीन दिखाई दे रहे हैं, सिस ट्रांस को अलग मत गिनना, 5। और मुझे 5 साइक्लो एल्केन भी नजर आ रहे हैं, ठीक। सिस ट्रांस वाला साइक्लो एल्केन को मत गिनो, उसको छोड़कर स्ट्रक्चर कितने नजर आ रहे हैं, 5। तो 5 और 5 मिलाकर
10 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स गिने। अगला है हाउ मेनी स्ट्रक्चरल एल्कीन्स आर पॉसिबल, हाउ मेनी स्ट्रक्चरल एल्कीन्स आर पॉसिबल। तो भैया देखो, स्ट्रक्चरल एल्कीन पूछा है तो सिस और ट्रांस को छोड़कर केवल स्ट्रक्चर्स गिनो। तो बोलोगे पेंट 1 इन है, पेंट 2 इन है, और फिर 3 ये वाले हो गए 4 कार्बन के स्केलेटन पे। तो स्ट्रक्चरल एल्कीन कुल मिला के 5 ही तो है। और हाउ मेनी स्ट्रक्चरल साइक्लोएल्केन पूछेगा तो बोलोगे वो भी तो 5 है, उन्हीं को तो 5 5 मिला के 10 यहाँ बोले थे टोटल। अगला है हाउ मेनी एल्कीन इंक्लूडिंग ज्योमेट्रिकल आइसोमर। अभी कह रहा है टोटल एल्कीन बताओ ज्योमेट्रिकल को गिनते हुए। बोले यहां इस बार गिनती ऐसे करेंगे कि ये हो जाएगा पेंट 1 इन एक हो गया, फिर सिस पेंट 2 इन ये दूसरा हो गया, ट्रांस पेंट 2 इन ये तीसरा हो गया। हाँ, और ये 3 हो गए 4 कार्बन के स्केलेटन वाले। तो 3 और 3 मिला के हो गए 6। तो टोटल एल्कीन इंक्लूडिंग ज्योमेट्री काउंटिंग हो गई 6, 5 थी 6 हो गई। तो छोटी सी बात है बट गलत हो सकती है ना, अगर क्वेश्चन अगर आ जाए स्ट्रक्चर बताओ इसमें एल्कीन कितने बने तो बोलोगे 5, और टोटल कितने एल्कीन बने तो बोलोगे 6। एक का ही अंतर है बट वही नेगेटिव मार्किंग हो जाती है। अगला हाउ मेनी साइक्लोएल्केन इंक्लूडिंग ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। अभी कह रहा है साइक्लोएल्केन के साथ साथ उसमें इंक्लूड करो ज्योमेट्रिकल। तो बोलोगे इस बार हम केवल स्ट्रक्चर नहीं गिनेंगे, उसमें लास्ट वाला स्ट्रक्चर ऐसा है जिसमें सिस और ट्रांस दो अलग फॉर्म्स पॉसिबल हैं, दो अलग ज्योमेट्रीज पॉसिबल हैं, हम इंक्लूडिंग उसको भी गिनते हुए आंसर देंगे। तो सुनो कैसे दे रहा हूं मैं आंसर। एक गिना मैंने साइक्लो पेंटेन, एक मैंने गिना ये वाला मिथाइल साइक्लोब्यूटेन, एक मैंने गिना 1,1 डाई मिथाइल साइक्लोप्रोपेन, एक मैंने गिना इथाइल साइक्लोप्रोपेन। 4 तो ये गिन लिए, और जो लास्ट वाला था उसका मैंने सिस अलग गिना, ट्रांस अलग गिना, तो 2 इसके गिन लिए, है ना। तो 4 और 2 मिलाकर इसके भी 6 हो गए। तो इंक्लूडिंग ज्योमेट्री गिनती हो गई 6। ठीक है, और ये गलती मत करना कि जब सिस और ट्रांस गिन रहे होगे तो सिस और ट्रांस के बाद उस स्ट्रक्चर को भी गिन लेना, ऐसा मत कर देना। जब आप ज्योमेट्री गिन रहे हो तो उस स्ट्रक्चर को ना गिन के उसके सिस को गिनो, उसके ट्रांस को गिनो। ठीक, तो इसका आंसर भी 6 आ रहा है। नाउ हाउ मेनी टोटल साइक्लोएल्केन्स आर पॉसिबल, हाउ मेनी टोटल साइक्लोएल्केन्स आर पॉसिबल। तो जानते हो यहां जब टोटल शब्द यूज कर लिया ना, तो टोटल में तो हमको स्ट्रक्चरल बना है तो उसको भी सोचना है, ज्योमेट्रिकल बना है तो उसको भी सोचना है, और ऑप्टिकल बना है तो उसको भी सोचना है। हालांकि मैंने ऑप्टिकल अभी पढ़ाया है नहीं, बट तुम लोग सब ऑप्टिकल पढ़े हुए हो थोड़ा बहुत पहले से। ठीक, तो मैं उस बात को सोचते हुए तुमको यहाँ समझा रहा हूँ कि जब हम टोटल पूछेंगे आपसे तो ऑप्टिकल कैसे सोचेंगे। तो अगली क्लास ऑप्टिकल की होगी। फिलहाल इतना सुनो कि साइक्लोएल्केन के जो पहले 4 केसेस हैं उसमें से कोई भी ऑप्टिकल के लिए क्वालिफाई नहीं कर रहा है। अब कौन करता है कौन नहीं करता अगली क्लास में करेंगे। फिलहाल तो एज अ फैक्ट मैं बता रहा हूँ कि पहले चारों में से कोई भी ऑप्टिकल के लिए क्वालिफाई नहीं किया। लेकिन जो लास्ट वाला केस है ना, ये 1,2 डाई मिथाइल साइक्लोप्रोपेन लास्ट वाला जो केस है, उसके 2 ज्योमेट्री बने, एक सिस बना एक ट्रांस बना, एक सिस बना एक ट्रांस बना। ठीक, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा अगली क्लास में कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जब हम शुरू करेंगे तो मैं बताऊंगा कि इन दोनों में से ट्रांस वाला ऑप्टिकली एक्टिव है, सिस वाला ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, ट्रांस वाला ऑप्टिकली एक्टिव है। और जो भी ऑप्टिकली एक्टिव होता है उसके फर्दर 2 फॉर्म्स हो जाते हैं, एक डेक्स्ट्रो फॉर्म और एक लेवो फॉर्म। लेकिन ऐसा डेक्स्ट्रो लेवो यहाँ सिस पे नहीं आएगा। अब बाकी क्यों नहीं आएगा, कैसे कैसे देखते हैं, वो सब हम करेंगे अगली क्लास में। मैं बस यहाँ पे एक आइडिया दे रहा हूँ कि ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं। तो देखो, अब जब टोटल गिनना हुआ मेरे को तो मैंने क्या किया, 4 तो ये प्योर स्ट्रक्चरल थे ये गिन लिए, 4 तो प्योर स्ट्रक्चरल थे गिन लिए, ठीक है। और जो 5वां स्ट्रक्चर था उसका सिस अलग से गिना, और वो एक्टिव नहीं था तो उसका डेक्सो लेवो कोई मतलब ही नहीं है गिनने का। और वो जो ट्रांस मुझे गिनना था अलग से, उसके बदले में डेक्स्ट्रो और लेवो को गिना। तो मेरा आंसर ऐसे आया कि 4 तो वो स्ट्रक्चरल वाले प्योर हो गए, एक वो हो गया सिस वाला, और ट्रांस वाले के 2 फॉर्म डेक्स्ट्रो और लेवो, तो मिलाकर कुल मिला के हो गए 7। तो देयर आर 7 टोटल साइक्लोएल्केन्स पॉसिबल फॉर द फार्मूला C5H10। ठीक, नाउ हाउ मेनी टोटल आइसोमर्स आर पॉसिबल। अब इन्होंने टोटल आइसोमर कह दिया, ये कहना चाहते हैं कि भैया स्ट्रक्चरल भी सोच लो, ज्योमेट्रिकल भी सोच लो, ऑप्टिकल भी सोच लो, और फिर आंसर दो। ठीक, तो जब आप यहाँ पे टोटल गिनोगे ना
तो एल्कीन्स में ऑप्टिकल यहाँ पे कोई नहीं शो कर रहा है फिलहाल, आप चेक कर लेंगे कॉन्सेप्ट लगा के, तो ऑप्टिकल नहीं है इसमें, केवल बस वही स्ट्रक्चर और ज्योमेट्रिकल है, और उनकी गिनती है 6, उनकी गिनती है 6, ठीक। और कुल मिला के साइक्लोएल्केन वाली गिनती हो गई है कितनी, 7। तो ये 6 और 7 मिलाकर कुल मिला गिनती हो गई है 13 टोटल। टोटल आइसोमर C5H10 के हो गए हैं 13, ठीक। तो एक क्वेश्चन में मैंने आपको कुछ समझाने की कोशिश की है कि क्वेश्चन बहुत इजी रहता है, बट वो जब वो ऑप्शंस फ्रेम कर रहे होते हैं ना, वहीं थोड़ा बहुत आगे पीछे करते हैं और आप उसी में कंफ्यूज हो जाते हैं। टोटल पूछा है कि स्ट्रक्चरल पूछा है कि पर्टिकुलरली एल्कीन पूछा है कि साइक्लोकेन पूछा है, उसी में से हमें गिनना रहता है, ठीक। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा।